जय भीम दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो दोस्तों, हम आपको डेली पोल्ट्री पढ़ाते हैं और आज फिर लेके आए हैं आपके लिए अच्छे से सवाल। देखिए, पहला सवाल क्या है। लोकसभा की संरचना की चर्चा किस अनुच्छेद में है? मतलब लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए, इसका पहला विकल्प दिया है कितना, अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 जो है, इसके अंतर्गत संसद आती है। कि क्या आती है इसके अंतर्गत? संसद। जो हमारी संसद है, जहां हमारे सब सांसद लोग बैठते हैं, वो संसद आती है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। या संसद। और संसद की जननी जो थी, संसद की जननी थी ब्रिटेन। ब्रिटेन को बोलते हैं संसद की जननी। संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? एक उसमें आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। जब ये तीनों तीनों चीज़ों को मिला देते हैं तो उसको ही बोलते हैं संसद। संसद और कुछ भी नहीं है, एक घर टाइप में मकान मतलब है, जिसमें सब सांसद बैठते हैं। और उसके 2 भाग होते हैं। भाग कौन दो? जिसको हम सदन बोलते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसके बीच में एक हॉल होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। ठीक है। तो संसद हो गया आपका कितने में? 79 में। और अनुच्छेद 80, 80 में क्या होता है? 80 में होती है राज्यसभा। राज्यसभा 80 में होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा विघटित नहीं होती है, क्योंकि ऐसा होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जो हर 2-2 साल करके 2 साल पे दो हर 2-2 साल बाद एक रिटायरमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका विघटन नहीं होता है, इसीलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। और राज्यसभा को ही उच्च सदन भी बोलते हैं, क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 30 साल का होता है। और इसको अप्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। अप्रत्यक्ष सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनता इनको डायरेक्ट नहीं चुनती है। जनता चुनती है लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनको। तो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सदन बोलते हैं। ठीक है। और अगला जो अनुच्छेद 81 है, इसके अंतर्गत आता है लोकसभा। लोकसभा इसमें अनुच्छेद 81 में। तो हमारा यही पूछा है लोकसभा की संरचना, तो ये अनुच्छेद 81 में ही आता है। यही विकल्प सी ही इसका सही आंसर है। तो लोकसभा क्या होता है? ये विघटन हो सकती है जैसे इसमें बहुमत खत्म होता है। जैसे बहुमत खत्म होता है, ये विघटित हो जाती है। ठीक है। इसको प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं, जो कोई हमने अभी आपको पहले ही बताया है। और अनुच्छेद 85 जो होता है, अनुच्छेद 85 होता है सत्र आहूत। सत्र आहूत और सत्रावसान। ऐसा होता है जैसे जब जब किसी विधेयक की चर्चा करनी होती है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। जब सारे सांसदों को संसद में बुलाते हैं, जैसे अपने अपने क्षेत्र में सभी तो होते रहते हैं पहले, वहां से जब वहां संसद में बुलाते हैं राष्ट्रपति, तो उसको कहते हैं सत्र आहूत। और जब उनको काम हो जाता है, उसके बाद में अपने अपने क्षेत्र में भेजते हैं, तो उसको सत्रावसान कहते हैं। तो ये आता किसमें है? आर्टिकल 85 में। ठीक है। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा कहाँ पे है? मतलब पूछ रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ पे है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण आपका कहाँ पे है, ये सवाल है। ठीक। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण पहला देखिए, अनुच्छेद 86 दिया है। ठीक। विकल्प में अनुच्छेद 86 दिया है। 86 में ही अभिभाषण क्या है? अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये क्या होता है? अभिभाषण होता है जो बजट सत्र चलता है, और बजट सत्र के दौरान ही जो पहली बैठक होती है, उसी ही राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। और ठीक अगला जो दिया है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 क्या होता है? अनुच्छेद 87 होता है विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण क्या होता है? जब लोकसभा की नई नई नवनिर्वाचित, जिसको बोलते हैं नई नवनिर्वाचित सरकार बन के जाती है, तो पहली बार चाहे कोई भी सत्र चल रहा हो, बजट सत्र चल रहा हो या मानसून सत्र चल रहा हो, तो जो भी नई नवनिर्वाचित आती है, उसकी चर्चा होती है। इसे बोलते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस में आता है? अनुच्छेद
87 में। और अनुच्छेद 88 में क्या है, मंत्री और महान्यायवादी के बारे में विशेष प्रावधान है। तो इसमें क्या होता है, जो मंत्री लोग होते हैं, जैसे कोई भी किसी भी मंत्री, कोई भी मंत्री हो गए, जैसे वित्त मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, ये सारे, और हमारे महान्यायवादी जिसके बारे में हमने पहले एक वीडियो में बताया था, आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं, तो इनके बारे में विशेष प्रावधान है। ऐसा होता है, ये संसद के कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें अपनी सलाह दे सकते हैं, वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मंत्री जो होता है, मंत्री को वोट डालना होगा, तो ये जिस सदन का होगा उसी सदन में जाके वोट डालेगा। और महान्यायवादी जो होता है, इसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, मंत्री और महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में विशेष प्रावधान। अगला अगला क्या इसमें, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 89 दिया है। जो अनुच्छेद 89 में क्या है, का सभापति राज्यसभा का सभापति जो होता है, जो राज्यसभा को लीड करता है, उसको बोलते हैं राज्यसभा का सभापति। सभापति और उपसभा के बारे में इसमें दिया गया है, सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा का सभापति होता है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो देखिए, इसमें आर्टिकल 93 जो दिया है, आर्टिकल 93 में ही है इसकी लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किस में दिया है, आर्टिकल 93 में। और इसी में जो उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, उसकी भी चर्चा है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसमें रहता है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसमें, आर्टिकल 93 में। और आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब है। कौन, ओम बिरला। आर्टिकल 98 में क्या होता है, आर्टिकल 98 में होता है संसद का सचिवालय। जो सांसदों का सचिवालय रहता है, सचिवालय ही इसके अंतर्गत आता है, सचिवालय। इसमें सब सचिव लोग रहते हैं, पुराने पुराने आईएएस अधिकारी, जो जाके लगभग 15-20 साल आईएएस की नौकरी करते रहते हैं, उसके बाद सचिव बनते हैं। वही जहाँ पे बैठते हैं उसको सचिवालय, ये हमारे 98 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्या विकल्प दिया है, 99 में है क्या, अनुच्छेद 99। इसके अंतर्गत क्या आता है, सांसदों को शपथ जो दी जाती है, ये आर्टिकल 99 के अंतर्गत आती है। सांसदों को शपथ, सांसदों को शपथ, ये किसमें है, आर्टिकल 99 में। आर्टिकल 100 क्या कहता है, गढ़पूर्ति जो होती है। गढ़पूर्ति क्या होता है, मतलब गढ़पूर्ति का मतलब ये होता है कि संसद में जितने भी सदस्य हैं, कितने सदस्य उपस्थित होने पर वहाँ की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तो ये की जा सकती है 1/10, मतलब 100 में से 10 बंदे होना ही चाहिए। अगर नहीं, इससे कम रहते हैं तो फिर कार्यवाही रद्द कर दी जाती है। और ये करता कौन है, ये करता है लोकसभा, जिस भी सदन की बात हो रही हो उसका अध्यक्ष। या तो लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा का है तो सभापति। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अगला देखिए, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है आर्टिकल 108 में। किसमें, 108 में संयुक्त अधिवेशन। पहले समझिए संयुक्त अधिवेशन होता क्या है। संयुक्त अधिवेशन वो होता है, जैसे कि मतलब कि दो सदन है, हमने आपको बताया दो सदन है। जब एक सदन कोई विधेयक भेजता है अगले सदन के लिए, तो अगले सदन में जब वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं या उसके खिलाफ रहते हैं, तो ऐसा होता है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये बुलाता कौन है, बुलाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी को बना दिया जाता है।
तो ऐसा होता है संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में लोकसभा का ही बात मानी जाती है, क्योंकि लोकसभा में गिनती ज़्यादा है, सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसीलिए जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, एक तो वहाँ का अध्यक्ष जो लोकसभा का होता है वही इसका अध्यक्षता वही करता है, तो इसी की बात ज़्यादा मानी जाती है। संयुक्त अधिवेशन इसमें आता है किसमें, 108 में संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 108 में। और 109 में क्या होता है, एक और देखिए, संयुक्त अधिवेशन 3 जगह नहीं बुलाया जाता है। एक तो वित्त विधेयक जब चल रहा होता है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, और जब महाभियोग लगाया जाता है तब भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, और कोई जैसे संविधान में संशोधन किया जा रहा होता है तो भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, कौन कौन, वित्त विधेयक के मामले में, महाभियोग के मामले में और संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, नहीं तो सब सारी बात लोकसभा के जो सदस्य रहेंगे उन्हीं के हिसाब से चलेगा। इसीलिए तो दोस्तों, अगला विकल्प क्या है, अगला विकल्प है अनुच्छेद 109। 109 में क्या होता है, 109 में होता है धन विधेयक का विशेष प्रावधान। क्या होता है, धन विधेयक का विशेष प्रावधान। जो धन विधेयक हमारा रहता है उसी का विशेष प्रावधान रहता है। विशेष प्रावधान आप समझ लेना आगे, विशेष प्रावधान। इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसा दिया होता है कि धन विधेयक जो है ये लोकसभा से ही प्रारंभ होगा, ठीक है। और क्या होता है, राज्यसभा जो है इसको अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। कितने दिन तक, अधिकतम 14 दिन तक। मतलब जो धन विधेयक होता है वो एक हिसाब से लोकसभा के हिसाब से ही पारित होता है, क्योंकि राज्यसभा के पास इतनी शक्ति नहीं होती, वो उसको अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, नहीं रोक, इसके बाद अगर वो रोकना भी चाहें तो भी नहीं रोक सकती है, वो अपने आप ही पास मान लिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 110 में क्या है, जो अनुच्छेद 110 होता है, इसमें होता है धन विधेयक के बारे में इसकी जानकारी। धन विधेयक का जो परिभाषा रहती है वही धन विधेयक की परिभाषा दी जाती है इसमें। और फिर अगला जो आपका ऑप्शन है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा 110 में, धन विधेयक की परिभाषा ऐसे रहा है ना। धन विधेयक की परिभाषा है इसमें। अगला विकल्प देखिए, अगला विकल्प क्या है, अनुच्छेद 111। तो 111 में क्या होता है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। जो विधेयक विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति की अनुमति, जिसके अंतर्गत उसको वीटो पावर, जो जिसको बोलते हैं वीटो पावर दिए जाते हैं। वीटो पावर 3 प्रकार के दिए हमारे यहाँ हैं, और एक वीटो पावर जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। इसमें आता है एक अत्यंतकारी वीटो, और एक आता है निलंबकारी वीटो, और एक आता है जेबी वीटो। जेबी वीटो का प्रयोग एक बार हुआ था, जो डाक डाक संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत, यानी जेल सिंह ने इसको किया था 1986 में। अगला देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245। कितने, 245 हैं, ठीक। और हैं तो वैसे 250 प्रावधान था, कितने का, 250 का। लेकिन 250 में से जो पीओके आता है, पीओके जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, अभी जल्दी में इस पर बहुत विवाद हुआ था, युद्ध की संभावना हुई थी लेकिन युद्ध हुआ नहीं। तो 5 सीटें यहाँ के लिए अभी भी रिजर्व करके रखी गई हैं। जब इसको हम लेके वापस आएंगे तो ये 5 सीटें उसी में जोड़ दी जाएंगी। तो वर्तमान में 245 सीटें हैं, और 233 क्या होती हैं, 245 में से 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कितने, 12, 12 मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 जब ये घटा दोगे तो बचेंगे कितने, 233। तो चुनाव जो होता है ये कितने का होता है, ये होता है 233 लोगों का, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं। और 543 क्या है, ये लोकसभा की सीटें हैं। कितनी, 543 लोकसभा की सीटें हैं। इसमें लोकसभा में, लोकसभा के सदस्य जो हैं कितना टोटल हैं, 543। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अनुच्छेद 115 का संबंध किससे है। मतलब अनुच्छेद 115 में कौन चीज आता है।
तो 115 में क्या आता है? तो देखिए इसका पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है वार्षिक वित्तीय विवरण। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको हम सरल भाषा में बजट बोलते हैं, लेकिन हमारे संविधान में बजट शब्द का चर्चा नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 112 में। किसमें आता है? 112 में। अनुच्छेद 112 में क्या आता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और ध्यान रखना, ये बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और जो ये आता है किसमें? अनुच्छेद 112 में। प्राक्कलन से, जो प्राक्कलन किसमें आता है? प्राक्कलन आता है आपका आर्टिकल 113 में। 113 में प्राक्कलन होता क्या है? जो बजट में जो जो बातें बोली जाती हैं, बजट क्या मतलब ही यही होता है, उसमें सारा दिखाया जाता है कि इतना हमने लिया, इतना देना है हमको, यहाँ इतना खर्चा है। तो जितना खर्चा आता है ये प्राक्कलन में आता है। किसमें? प्राक्कलन में, जो अनुच्छेद 113 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 113 के अंतर्गत आता है। अगला जो दिया है विकल्प, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक से धन निकाला जाता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात, मतलब ये विधेयक, इस आर्टिकल को ध्यान रखना, 114 के अंतर्गत आता है। किसके? 114 के अंतर्गत आता है। धन जो निकाला जाता है वो विनियोग विधेयक से ही निकाला जाता है। और प्राक्कलन से खर्चा कितना है ये चीज़ बताया जाता है, और जितना खर्चा है उसी के माध्यम से ये प्राक्कलन विधेयक पारित होता है और उसके बाद में धन निकाला जाता है। और अतिरिक्त अनुदान से ये जो दिया है ये 115 में आता है, आर्टिकल 115 में। तो 115 ही हमसे पूछा गया था। अनुच्छेद 115 का संबंध किससे है? तो 115 का संबंध किससे है? अतिरिक्त अनुदान से। तो अतिरिक्त अनुदान क्या होता है? जैसे कि जहाँ पे कोई काम चल रहा हो तो वहाँ पे जो पैसा थोड़ा कम पड़ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा एडवांस पैसा नहीं बोल सकते, उसको कम जो पैसा पड़ रहा है उसको और एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, उसे ही अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 115 में। किसमें? अनुच्छेद 115 में। अगला देखिए, लेखानुदान का संबंध किससे है? लेखानुदान का संबंध पूछ रहा है किससे है? तो लेखानुदान का संबंध है किससे? अनुच्छेद 116 से। किससे? जो लेखानुदान आता है अनुच्छेद 116 के अंतर्गत आता है। ठीक है। 117 में इसमें क्या हो गया? लेखानुदान। लेखानुदान 117 में क्या होता है? 117 में वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? वित्त विधेयक 117 में होता है वित्त विधेयक। जो अगले आने वाले साल में कितना खर्चा आएगा उसके बारे में चर्चा दी जाती है। किसमें? अनुच्छेद 117 में। और अगला विकल्प क्या है? अनुच्छेद 123। तो 123 में क्या होता है? 123 ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 123 में होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है उसको कानून बनाने का एक अधिकार होता है। राष्ट्रपति, जैसे कि जब लोकसभा की कार्यवाही ना चल रही हो और मतलब हमारे देश को ज़रूरत पड़ जाए कोई कानून बनाने की, तो ये राष्ट्रपति को एक अधिकार होता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो राष्ट्रपति अध्यादेश एक जारी करता है। ये आर्टिकल 23 या 123 जो है इसके अंतर्गत उसको सहायता शक्ति प्रदान की गई है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। और विकल्प डी तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 116। अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान होता है। लेखानुदान का मतलब हमने नहीं बताया। लेखानुदान का मतलब है एडवांस धन। कोई भी काम है तो कोई काम पड़ रहा है तो उसके लिए एडवांस पैसा निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं लेखानुदान। अगला देखिए, अगला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसके गठन कितने, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें टोटल 34 जज हैं वर्तमान में, जिसमें के 33 और एक मुख्य जज जिसको हम बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है BR गवई। अभी जल्दी में बनाए गए हैं, ये करंट अफेयर का अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। कौन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई, मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ठीक है। और अनुच्छेद 125 के अंतर्गत आता है जो मुख्य यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं उनको कितना वेतन दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, वेतन आता है। तो जो इसमें मुख्य न्यायाधीश रहता है इसको मिलता है कितना, 2,80,000 प्रति महीने। और भी इनको भत्ते वगैरह मिलते हैं। और जो 33 और जज हैं उनको मिलते हैं 2.5 लाख रुपए प्रति महीने। अनुच्छेद 126 में क्या है, अस्थाई न्यायाधीश। अस्थाई मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश ऐसा होता है जब न्यायाधीश जैसे किसी कारणवश जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी अचानक मृत्यु हुई हो जाए तो उसकी जगह पर अस्थायी तरीके से कौन सा न्यायाधीश, उन्हीं 33 न्यायाधीशों में से जो बचे हुए 33 न्यायाधीशों में से जो वरिष्ठ रहेगा उसी को उसके पद पे बैठाल दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति की सलाह लेंगे और जो 33 जज रहते हैं कोलोजियम की सहायता लेते हैं, उसकी सहायता से फिर उसको बैठाला जाता है। क्या होता है, अस्थायी रूप से। उसके बाद में फिर इसको स्थायी तरीके से लेके आते हैं जो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 127 में क्या होता है, एडहोक होता है। इसमें क्या होता है, एडहोक। तो एडहोक क्या का मतलब होता है, एडहोक का मतलब ये होता है जैसे कि जब वहाँ जजों काम ज़्यादा पड़ता है, आप जानते हो इतनी जनसंख्या है, मात्र 34 ही मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो ज़्यादा काम होता है और तो जजों की ज़रूरत पड़ती है। जब जजों की ज़रूरत पड़ती है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ये सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि हमें ज़रूरत है और सारे जजों की। तो ये जो हाई कोर्ट रहते हैं हमारे, जो 25 हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्टों में से ही जो बड़ी अच्छे जज रहते हैं, पुराने जज, तो उनको लेके सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है। तो ये एडहोक आता है 127 में। किसमें, 127 में। आज का लास्ट सवाल क्या है, लास्ट सवाल है अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है। ये 129 का संबंध किससे है, तो 129 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय। पहला विकल्प क्या दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। तो इसका संबंध इसी से है, 129 में ही आता है ये। इसका मतलब क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना। जो अभिलेख न्यायालय होता है, अभिलेख न्यायालय का मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मुकदमा पे अपना जो भी फैसला सुनाया है, अगर उसी टाइप का कोई केस बनता है तो वकील या क्लाइंट जो भी है वो अपना बता सकता है कि वहाँ पे ऐसा ऐसा केस हुआ था, तो ये मतलब ये फैसला सुनाया गया था, तो ये उसका अभिलेख बन जाता है। मतलब जो भी न्यायालय बता देगा वो उसका एक कानून ही बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं, ये अनुच्छेद 129 के अंतर्गत आता है, कई बार ये पूछा जा चुका है। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है, ये आर्टिकल 130 के अंतर्गत आता है। किस में आता है, आर्टिकल 130 में आता है। अगला विकल्प क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। तो सलाह देने की शक्ति आती है आर्टिकल 143 में। 143 में आती है, सलाह देने की शक्ति होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय का जो मेन न्यायाधीश रहता है उसकी, मतलब ये जरूरी नहीं होता कि राष्ट्रपति उसकी सलाह माने, और ये भी जरूरी नहीं होता है कि राष्ट्रपति उसको सलाह दे। अभी जो एक बवाल चल रहा है, कौन सा बवाल चल रहा है, तमिलनाडु का एक केस आया था जिसमें हमारे ऐसा हुआ था, वहाँ पे राज्यपाल ने रोक रखा था, लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया था। एक विधेयक था जिसपे उसने ना साइन किया था, उसने राष्ट्रपति के लिए रोक रखा था। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि अधिकतम 90 दिन तक ही रोक सकते हो, 90 दिन के बाद आप उसको पास करना ही पड़ेगा। या तो पास करो या तो फिर उसको वापस लौटा दो। तो ऐसा होता है, इसीलिए जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब जो हैं उन्होंने बवाल बनता दिया। उन्होंने क्या कहा, नहीं हम रोक सकते हैं, हमारे पास पावर है, हमारी जनता हमें चुनी है। तो इसलिए राष्ट्रपति को फिर सलाह मांगते हैं। वो सर्वोच्च न्यायालय से ही देखो, पहले विवाद किया सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ, और फिर सलाह भी मांग रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कि आप बताइए कि किस कानून के अंतर्गत आपने ये बोला है हमसे कि हम 90 दिन से ऊपर नहीं रोक सकते हैं। जबकि आप भी समझिए, जैसे कि हम चुनते हैं अपने राज्य में मुख्यमंत्री को ही चुनेंगे, और मुख्यमंत्री को चुनेंगे तो वो अपने मंत्रिमंडल में जो भी विधेयक कोई बनाएगा हमारी सहूलियत के लिए, और उसको उस विधेयक को अगर राज्यपाल रोके रहा 3 महीने से ज़्यादा हो जाए टाइम, तो फिर मुख्यमंत्री क्या काम करेगा। और ऊपर से पूछ रहे हैं कि मतलब हम में ये रोकने की शक्ति है, आप हमें क्यों नहीं मना कर रहे हो। तो
होता है, ऐसा चलता रहता है, राजनीतिक कारण रहते हैं इसके कुछ। तो ये ध्यान रखना किसमें है, राष्ट्रपति को शक्ति देना, ये आपका है 143 में। 143 में क्या होता है, राष्ट्रपति से सलाह मांग सकता है कौन, राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और इसके लिए मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो बाध्य नहीं होता है, और जो ये सलाह दे ये चीज़ राष्ट्रपति माने, ये वो इसके लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं होता है। तो दोनों एक दूसरे के मतलब बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे अपना मांग भी सकते हैं। बस और क्या, अगला सवाल तो है नहीं, लास्ट सवाल था ही। तो आज का सवाल सारे समाप्त हुए हैं। तो जय भीम दोस्तों, अब मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।